आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज़ीशान अब्दुल आपके साथ। मैं अभी जमशेदपुर शहर में हूँ और जमशेदपुर शहर के सबसे बिजी मोड़ पर चौराहे पर हूँ, जिसका साक्षी गोलचक्कर बोलते हैं। साक्षी चौराहे पर हूँ और यहाँ पर आज आज़ाद समाज पार्टी का राष्ट्रव्यापी सदस्यता ग्रहण समारोह चल रहा है। तो इनके लीडर और इनके कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि क्या उनका मकसद है, उनका अभियान कैसा है, क्या सदस्यता ग्रहण समारोह कैसा चल रहा है, क्या रिस्पॉन्स उनकी पार्टी को मिल रहा है, सारी बात हम उनसे करेंगे। मजहर खान साहब हैं जो कि ज़िला युवा अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी के पूर्वी सिंहभूम के। तो चूँकि आज 9वां स्थापना दिवस है आज़ाद समाज पार्टी का और सदस्यता ग्रहण समारोह चल रहा है, तो इसके बारे में चूँकि हमेशा ये बहुत बेबाक बोलते हैं, बेबाक बोलने के लिए मशहूर है अपनी पार्टी में और खुल के सामने आते हैं, जनता के मसले को उठाते हैं, जो भी बात है। तो हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है मजहर खान साहब हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपसे पहला सवाल ये है कि जो आज सदस्यता ग्रहण समारोह चल रहा है, जो नगीना की शानदार जीत से पहले जो सदस्यता ग्रहण समारोह था और आज जो सदस्यता चल रही है स्थापना दिवस के अवसर पर आज़ाद समाज पार्टी की, तो कितना फ़र्क दोनों की सदस्यता ग्रहण समारोह में? यानी उस वक्त क्या लोग ज़्यादा पार्टी को ज्वाइन कर रहे थे या अब लोग ज़्यादा पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, उसको ज्वाइन कर रहे हैं? क्या स्थिति है बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, यकीनन जो है आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर भाई के संसद जाने के बाद जो है वो ज़्यादा फेमस हो गई है। ज़्यादा लोग अब जानते हैं, ज़्यादा लोग भरोसा करते हैं। तो जाहिर सी बात है, नगीना की जीत के बाद अब ज़्यादा लोग जो है हमसे करीब आ रहे हैं और हमारी पार्टी में जुड़ रहे हैं। जी, अभी वर्तमान आप जो कोर्ट में आप लोग जो कल मौजूद थे, कुछ मतलब कुछ मसला और मुद्दा उठा था, फ़िलिस्तीनी झंडे को लेकर किसी ने लहराया था, जुगसलाई में जो मामला था उसको लेकर जो आप लोग कोर्ट में थे और जो वो लड़के को बेल मिली है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जिस लड़के को गिरफ़्तार किया गया था उसका नाम है अख्तर अली, वो जुगसलाई में रहता है। मैं आपको बता दूं कि उस लड़के की उम्र जो है वो 16 साल है, सिर्फ 16 साल उम्र है उसकी। और उसके बाद जो है उसके जो फादर हैं, वो फादर का इंतकाल जो है 15 साल पहले हो गया था। उसकी माँ जो है वो जो है कहीं काम करती हैं वो, और काम करके वो अपना घर का पालन पोषण करती हैं। तो कुछ लोग जो है इसके ख़िलाफ़ में हमारे समाज के लोग जो हैं उस लड़के को गाली दे रहे थे, उस लड़के को बक रहे थे। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ज़िम्मेदार जो लोग जो बनते हैं यहाँ के, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि उस 15 साल का बच्चा है, उसको क्या समझ है इस सब चीज़ का, उसको लीगल एक्ट के बारे में क्या मालूम है? और यहाँ के जो बड़े बड़े नेता अपने आप को बनते हैं, ये लोग जो इस सब मुद्दा जो भटकाने वाला मुद्दा उठा रहे हैं, और वो लोग जो आदिवासी लोग का और हम लोग का जो हितैषी बन करके बैठे हुए हैं। तो आप हमको ये बताइए कि यहाँ का जो बड़ा मुद्दा है, ये यूरेनियम प्लांट का मुद्दा है, जो आपका यूरेनियम प्लांट यहाँ से निकल रहा है, जिसकी वजह से रेडिएशन की वजह से 47% महिला जो है उसको मिसकैरेज हो रहा है, यहाँ बच्चे अपाहिज पैदा हो रहे हैं। यहाँ पे जो टाटा जो है का जो गुंडा राज चल रहा है, इसको लेकर काहे नहीं बोलते हैं आप? है इतना बड़ा मुद्दा यहाँ पे। आप मानको जनता का आप देख लीजिए, वहाँ बिजली पानी से आदमी परेशान है। आप ट्रैफिक का मुद्दा देख लीजिए, वहाँ पे ये जो नो एंट्री की वजह से पूरा ट्रैफिक यहाँ पे लगता है, 3.5-4 लाख लोग परेशान हैं। इसका मुद्दा में काहे नहीं बात करते हैं आप? तो आप ये समझिए कि हम जैसे लोग जो साल भर 2 साल 3 साल सड़क की लड़ाई, नाली की लड़ाई, बिजली की लड़ाई हम लोग करते हैं, और इतना मेहनत करने के बाद जो है कहीं जा करके हम लोग मीडिया में जगह बना पाते हैं। तो ये लोग जो है छोटा सा मुद्दा को उठा करके ये ऑल ओवर झारखंड, ऑल ओवर इंडिया फेमस हो जाते हैं। तो ये जनता को समझना पड़ेगा, ये मीडिया को समझना पड़ेगा कि ये लोग जो है अपना चेहरा चमकाने के लिए ये लोग ये सारा नफरती भाषण और ये सारा जो समाज को बांटने वाला काम करते हैं, ताकि लोगों को थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा ये लोग को प्रमोशन मिल जाए। बस इनका यही काम है। तो हम लोग को भी इन सब लोगों से बचना पड़ेगा और हम लोग को भी स्ट्रैटेजिकली सोचना पड़ेगा कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे खिलाफ है। तो जो लोग जो है अब देखिए 6 महीने तक बात नहीं करेंगे लोग, बिजली के बारे में बात नहीं करेंगे, टाटा गुंडागर्दी के बारे में बात नहीं करेंगे, ट्रैफिक के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ पे ये सब सारा मुद्दा आता है वो लोग जो है बरसाती मेंढक की तरह निकल करके आ जाते हैं और अपने आप को चेहरा चमकाने क्या कोशिश करने लगते हैं। तो मैं जनता को और मीडिया को मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि आपको स्ट्रैटेजिकली बैठ करके सोचना पड़ेगा। अब देखिए, आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, इस मुद्दे को हम लोग बड़ा मुद्दा बना सकते थे, लेकिन उससे क्या होता, समाज उससे बढ़ जाता। तो हम लोगों ने उस मुद्दे को वहीं ख़त्म किया जो अपनी तरफ से हम लोग कर सकते थे। घर वालों के लिए, उस लड़के के लिए बेल दिलाने के लिए जितना कोशिश कर सकते हैं वो लोग किए हम लोग वहाँ पर। लेकिन मुद्दा को खेल करके अपना पार्टी को बढ़ाना और अपना चेहरा को चमकाना, इसमें हम लोग विश्वास नहीं रखते हैं। हम लोग ज़मीनी काम करने पे विश्वास रखते हैं और वही हम लोग करते हैं, वही हम लोग करते रहेंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि भाई आप हमारी पार्टी से ईमानदार लोगों के साथ जुड़िए और हमारा साथ दीजिए, ताकि हम लोग भी आपका साथ बने और मजलूमों की आवाज़ बनिए। जी।
ठीक है, आपसे एक अहम सवाल। ठीक है, आपने जो बोला एक नाबालिग था, बच्चा था, समझ नहीं आया, लेकिन मैं अब एक सवाल अहम करूंगा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ सवाल कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप जिम्मेदारी के साथ जवाब देंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने संसद के अंदर जो जय संविधान, जय फिलिस्तीन बोला था, इसको आप कंडेम करते हैं कि नहीं? ये उनका कहना गलत था कि नहीं? यस और नो में हमको जवाब दीजिए। देखिए, ओवैसी साहब एक बड़े लीडर हैं, मुसलमानों के लीडर हैं। मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों के और भी बहुत सारे लीडर हैं। देखिए, ये सारा कौन, अब उनको पता है कि कौन सी बात करने से मेरी चर्चा होगी और कौन सी बात करने से चर्चा नहीं होगी। अब आप ये सोचिए कि वहाँ पे संसद में क्या और मुसलमान लीडर नहीं हैं, है ना भाई? तो ये बहुत इजी तरीका है, ये सारा चीज़ बोल करके आप जो है चर्चा आपकी होने लग जाए मार्केट में। बहुत सारे नौजवान हैं आपके पीछे, उनको पता है ये चीज़, ये स्ट्रैटेजिक मूव है ये सब, ये सारा चीज़। तो मेरे हिसाब से अगर मैं ओवैसी साहब की जगह होता तो मैं ये चीज़ नहीं करता। हमारे साथ जिब्रान सिद्दीकी साहब हैं, आप ज़रा इनसे बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिब्रान सिद्दीकी साहब। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें, अपने बारे में बताएं। आप आज़ाद समाज पार्टी को आपने क्यों ज्वाइन किया, क्या मकसद था, क्या आपने इसमें अच्छाई देखी, क्या गुण देखा, और आप इस पार्टी में क्या हैं, किस पद पर? आपका बहुत बहुत शुक्रिया निशान साहब। मैं जिब्रान आज़ाद समाज पार्टी का प्रदेश का सचिव हूँ और सोशल मीडिया प्रभारी हूँ प्रदेश का। आज़ाद समाज पार्टी, आपका सवाल था कि आज़ाद समाज पार्टी मैंने क्यों ज्वाइन किया। आज़ाद समाज पार्टी ही इस वक्त पर, इस समय में एक वाहिद ऐसी पार्टी है जो मज़लूमों और शोषित और वंचितों की आवाज़ उठाती है, आवाज़ बुलंद करती है मैं कहूँगा। और जब जहाँ हक़ की ज़रूरत होती है, हक़ की बात होती है, वहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी अपने सारे लोगों के साथ खड़ी होती है। इसीलिए इसी चीज़ को देखते हुए, और प्लस और एक बात है कि ये आज़ाद समाज पार्टी जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो सपना है, जो बहुजनों की एकता का और जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बेसिकली जो सपना है एक बेगमपुरा राज का, उस राज के बारे में ये पार्टी को ये पार्टी उस चीज़ के लिए मेहनत करती है और उसी के लिए मैं इस पार्टी से जुड़ा हूँ और हमेशा अपना जो दायित्व है वो निभाऊंगा। एक आखिरी और सबसे अहम सवाल कि अभी चूँकि विधानसभा का चुनाव होने वाला झारखंड में नवंबर में, तो जहाँ तक मुझे इल्म है कि आप लोग भी अपनी पार्टी से कुछ कैंडिडेट को खड़ा कर रहे हैं, तो अभी आप जनता के बीच में जाके क्या बोलेंगे? पिछली सरकारों की नाकामियों को गिनाएंगे या नगीना की शानदार जीत का हवाला देंगे या जनता के मुद्दों को उठाएंगे? क्या बात बोल के जनता से आप उनका वोट, उनका मत मांगेंगे, उनका समर्थन अपने लिए मांगेंगे, अपनी पार्टी के लिए? देखिए, जनता खुद समझदार है। पहली बात तो ये कि जनता को पता है स्वयं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और हम जब जनता के बीच में जाएंगे, आज भी आपके कैमरे के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोगों को ठगा गया। मैं खुद उसी जनता का एक हिस्सा हूँ जिस जनता के बारे में आप बात करें कि आप उन्हें क्या कहेंगे। मैं अपने आप से क्या कहूँगा? मैं जब खुद को देखता हूँ इस स्थिति में, अपने जो भाई और बंधुओं को देखता हूँ इस स्थिति में, तो मुझे खुद ख़राब लगता है कि पिछली सरकारों ने क्या किया, क्या नाकामियाँ गिनाएं उनकी, जो खुद ही नाकाम होकर के बैठे हैं, जो खुद जेल की सलाखों के पीछे जाते हैं, कभी बाहर आते हैं, कभी EDI लग जाती है, कभी CBI लग जाती है, ED लग जाती, कभी CBI लग जाती है। तो मैं उनसे क्या ही अपेक्षा करूँगा, क्या उम्मीदें रखूँगा? मैं अपने लोगों के पास जब जाऊँगा तो उन्हें बताऊँगा कि मैं आपकी आवाज़ हूँ, मैं उनकी आवाज़ हूँ, और मेरे लोग जो मुझे कहते हैं, मैं सिंपल एक कार्यकर्ता के रूप में इस पार्टी में काम करता हूँ। और यही सोच के साथ हमारे एक एक कार्यकर्ता यही सोच के साथ है कि पब्लिक के हम सर्वेंट हैं। वी आर सर्वेंट टू द सोसाइटी। सोसाइटी हमें जैसा निर्देश करेगी, जैसा आदेश करेगी, हम उस पर चलेंगे और उनके हक़ और हुकूक़ के लिए ताउम्र और ज़िंदगी भर इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे। जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जिब्रान सिद्दीकी साहब। देखिए, यहाँ पर एक बंदे ने सदस्यता ग्रहण की आज़ाद समाज पार्टी की। हम ज़रा इनसे बात करते हैं और पूछते हैं, क्या नाम है आपका? अंकुर दोसाज। अच्छा, आपसे एक सवाल है कि आपने आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, गर्चे और भी बहुजन की पार्टियां हैं यहाँ पर, राष्ट्रीय जनता दल है, JDU है या बहुजन समाज पार्टी, आपने दूसरी पार्टियों को क्यों ज्वाइन नहीं किया, क्या कारण है? देखिए, कारण ये है सर कि पार्टियां तो बहुत सी हैं, लेकिन पार्टियां तो बहुत सी हैं, लेकिन क्या है कि युवाओं के लिए ज़्यादातर पार्टियां कुछ सोचती हैं, सब अपने बारे में सोचती हैं, अपना फ़ायदा देखती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती हैं। लेकिन युवा जो है, आज देखिए बाहर के देशों में
जो हमारे युवा हैं बाहर के देश में जो वर्क करते हैं, अगर वो पढ़े लिखे हैं, अगर उनके पास रोज़गार नहीं है तो सरकार उनको तब तक कुछ भत्ता भी देती है कि जब तक वो रोज़गार नहीं है तो सरकार उनको एक भत्ता देती है जिससे कि वो अपना गुजारा कर सके और कोई गलत क्राइम वगैरह के रास्ते पे ना जाए। लेकिन हमारे यहाँ पे सरकार हमारे लिए क्या कर रही है? बहुत तो ऐसे युवा हैं जिनका राशन कार्ड तक नहीं बना है, सरकार को पता ही नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। ये थे अंकुर, देखिए एक युवा थे और बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। बोला कि दूसरी पार्टियां जो जीत रही हैं सब अपने बारे में सोच रही हैं, अपने कमाने के बारे में, युवाओं के बारे में कोई सोच नहीं रही है। महंगी महंगी कारों में घूमते हैं, महंगाई भत्ता नहीं देते हैं। ये बहुत बड़ा आरोप है और कहीं ना कहीं ये हकीकत है, धरातल पर नज़र आ रहा है हम लोगों को। मेरे साथ मोहम्मद फिरदौस हैं जो ज़िला उपाध्यक्ष हैं पूर्वी सिंहभूम के आज़ाद समाज पार्टी के। अब इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जैसा कि हम जमशेदपुर में चूँकि आप हैं और यहाँ का एक सर्वे यहाँ पर देख रहे हैं, आए दिन नशा बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। नौजवान पीढ़ी नशा कर रही है, चाहे ड्रग्स हो, ब्राउन शुगर हो, शराब हो, ये जो बड़े बड़े जो नशे हैं, तो इसको कौन बढ़ावा दे रहा है? इसको कंट्रोल सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? किसकी नाकामी है जिसकी वजह से हमारी युवा पीढ़ी अंधकार में और गड्ढे में चली जा रही है और देश का भविष्य अंधकार में होता जा रहा है? हमारे शहर में नशे का जितना भी व्यापार हो रहा है ये सब जिला प्रशासन के देखरेख में हो रहा है। जिला प्रशासन को सबको मालूम है, सब कुछ मालूम है कि नशा का व्यापार कौन व्यक्ति कर रहा है और कहाँ कहाँ पर कर रहा है, लेकिन जिला प्रशासन फिर भी इसके लिए चुप्पी साध के बैठा हुआ है, क्योंकि इससे जिला प्रशासन को फ़ायदा होता होगा, इसीलिए उन लोगों को शय दिया जा रहा है। अगर जिला प्रशासन अगर चाह ले तो एक दिन में नशा का व्यापार ख़त्म हो जाएगा। अगर व्यापार बेचने वाला ही नहीं होगा तो खरीदेगा कौन आखिर? इसमें ज़्यादातर लोग वैसे लोग हैं और नशे की वजह से पूरा शहर ख़त्म होते जा रहा है। नशा जो ज़्यादातर युवा कर रहे हैं वो बेरोज़गारी की वजह से कर रहे हैं। अभी का हाल देख लीजिए, जॉब मिल नहीं रहा है किसी को। अब जॉब नहीं मिल रहा है तो व्यक्ति का कोई घर में बैठा हुआ बेरोज़गारी में क्या करेगा? नशा करेगा, और नशा करने के लिए उसके पास पैसा तो है नहीं, करेगा क्या? चोरी चमारी करेगा, कहीं लूटपाट करेगा, यही सब करके नशा कर रहा है। अगर सरकार और प्रशासन अगर चाह ले नशा को बंद करना तो एक दिन लगेगा बंद करने के लिए, बंद हो जाएगा। थैंक यू। मेरे साथ ज़िला प्रवक्ता भी आज़ाद समाज पार्टी के पूर्वी सिंहभूम के सुरजीत सिंह, हम इनसे ज़रा बात करते हैं। सुरजीत जी, आपका सब स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत। सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि किसान आंदोलन जो फिर से खड़ा हो गया है, हम देख रहे हैं कि लोग ट्रॉलियों में भरे हुए हैं किसान, और 6 महीने का राशन भी ले लिया है, और 3000 से ज़्यादा किसान हैं जो शंभू बॉर्डर से पार कर रहे हैं, दिल्ली जाने के लिए वहाँ से तैयार हो रहे हैं। तो क्या ऐसा मसला है इनका जो मुद्दा है ये सरकार मानने को तैयार नहीं और वो भी ज़िद में है, और क्या मसला है इसको थोड़ा सा ब्रीफ करें, हमारे व्यूअर्स को समझाएं जो अभी तक अड़चन लगी हुई केंद्र सरकार जिसको मानने को तैयार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो सभी को सलाम, नमस्ते, जय भीम, जोहार, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दरअसल बात यहाँ पे है, जो 3 काले कानून को रद्द करने का जो प्रस्ताव रखा गया था किसान भाइयों की तरफ से, पूरा ऑल ओवर इंडिया के किसान भाइयों की तरफ से, उसके बाद गुरु नानक 1.5 साल करीब किसान आंदोलन हमारा चला, जिसमें हम लोग भी जमशेदपुर से पूरा तन मन धन से शामिल हुए थे। वहाँ पे सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और एक बॉर्डर में, तीनों बॉर्डर में। तो गुरु नानक साहब जी के जन्मदिन पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि हम किसान के तीनों मांगों को मानते हैं और तीनों काले कानून को वापस लेते हैं और उसमें कुछ तब्दीली करके, संशोधन करके फिर से हम उसको अच्छा करके लाएंगे। तो ये बात उन्होंने कबूली थी। उसके बावजूद अभी तक, आज कितने साल हो गए, अभी तक उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। खैर, वादा तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारे किए थे चुनाव से पहले, वो भी अभी तक पूरे नहीं हुए। पर ये किसानों से किया हुआ वादा जो उन्होंने नहीं पूरा किया, उसका रोज़ देखने को मिल रहा है। आज फिर किसान बहुत कई महीनों से, मेरे ख्याल से लोकसभा चुनाव से पहले से वो पंजाब से, हरियाणा से और भी सभी जगह से निकले हाईवे से दिल्ली जाने के लिए, दिल्ली कूच करने के लिए कि हम एक बार फिर अपने प्रधान सेवक जो है उनसे बात करेंगे और अपने उनको वादा याद दिलाएंगे। तो पर उन्हें वहाँ पे हरियाणा में वहाँ पे रोक लिया गया। वहाँ पे फिर उसके बाद लोकसभा का चुनाव भी आ गया, जिसके कारण से वहीं पे उनको डेरा जमा के बैठना पड़ा। पर अब किसान और भी आंदोलन और ज़्यादा बड़ा करने के लिए तैयार बैठ गए हैं
क्योंकि उन्होंने कहा है कि अब यहाँ पे हम बैठेंगे नहीं, अब हरियाणा का बॉर्डर हम लोग से निकल के हम लोग दिल्ली जाके जाएंगे और हमारे प्रधान सेवक जो हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, उनसे पूछेंगे और उनको उनका वादा याद दिलाएंगे कि आप अपने वादा से मुकरिए मत और जितने जल्दी हो सके तीनों काले कानून को रद्द करिए या उसमें संशोधन करके अच्छा करिए, क्योंकि ये तीनों काले कानून का सीधा साफ मतलब है कि बड़े बड़े पूंजीपति जो भारत में बैठे हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने का ये काम है। क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सोनीपत में बहुत बड़े बड़े साइलो जब ये ऑर्डिनेंस और ये जब संसद में पास हुआ कि ये तीनों काले कानून को लाया जाएगा, उससे पहले से पूंजीपतियों ने वहाँ पे बड़े बड़े साइलो बना चुके थे कि हम लोग वहाँ किसान का अनाज खरीद के वहाँ पे रखेंगे, जमा करेंगे। और आपको पता है कि जमाखोरी जहाँ भी होती है वहाँ बड़े बड़े काले धंधे होते हैं, महंगाई बढ़ती है जमाखोरी होने से। तो ये प्लानिंग उनका पहले से था। तो हमारे प्रधान सेवक जो है, प्रधानमंत्री जो है, वो बड़े बड़े पूंजीपति को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये काले कानून लाए हैं, जिसका पूरा किसान ही नहीं, जवान ही नहीं, पूरा भारत देश की जनता इसका विरोध करती है खुले तौर पे। और आम आज़ाद समाज पार्टी इसका खुले तौर पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष काशी रोजा सिद्दीकी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद साहब ये खुले तौर पे इसको चुनौती देते हैं कि इसको रद्द जल्दी से जल्दी करिए, नहीं तो आज़ाद समाज पार्टी भी पूरे इंडिया में इस पर बहुत बड़ा आंदोलन करने जाएगी। और एक दूसरा अहम सवाल, महंगाई जिस तरह आप देख रहे हैं दिन ब दिन दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों पे महंगाई की मार हो रही है। और उसके बाद ठीक ये एक हथौड़ा सरकार ने और मार दिया, स्टेट बैंक ने 10% ब्याज बढ़ा दिया है होम लोन और कार लोन और जो भी व्यापार कर रहा है, जो लोन ले रहा है। तो इसका असर कहाँ तक जनता के पॉकेट पे पड़ेगा, देश की जनता जो कि ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास हैं और लोअर मिडिल क्लास हैं? जी देखिए, असर तो पहले से पड़ा है। हमारी जो सैलरी है, हमारी सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ी नहीं, थोड़ी सी बढ़ी है, पर महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई है, बढ़ गई है। हम यदि सवाल सरकार से करें कि हमारी महंगाई इतनी बढ़ गई है, उसका कोई आप जवाब दीजिए, तो वो हमें पाकिस्तान का रास्ता दिखाती है कि पाकिस्तान में देख लीजिए 600 रुपया किलो आटा बिक रहा है, उससे तो अच्छा है। मैं पाकिस्तान को क्यों देखूँ, मैं अमेरिका को क्यों देखूँ? मैं अपना भारत देश में रहता हूँ, मैं भारत देश को देखूँगा। मैं यहाँ के नेता जो चुन के आते हैं, जिनको हम चुन के भेजते हैं, मैं उनसे सवाल करूँगा कि यहाँ की महंगाई क्यों बढ़ी है, ब्याज दर क्यों बढ़ा है। मैं अभी आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी आपका अंबानी जी के बेटे की शादी थी, अभी अंबानी जी के बेटे की शादी थी, बाहर से गेस्ट बुलाए गए, फॉरेनर गेस्ट बुलाए गए, इंडियन सेलिब्रिटीज़, इंडिया के सारे तमाम नेताओं को बुलाया गया। और उससे शादी से पहले ही जियो नेटवर्क ने अपना टैरिफ जो है वो उसमें टैरिफ में अपने बढ़ोतरी कर दी। क्यों बढ़ोतरी की? यदि आप इतने पूंजीपति, इतने पैसे वाले धनवान हैं, आपको 600 करोड़ 6000 करोड़ यदि अपने बेटे के शादी में खर्चा करना था, तो आप अपने पैसे से खर्चा करते। आपने लोगों के ऊपर टैरिफ का पैसा बढ़ा के क्यों उस पर बोझ डाला? हमारे पर भारत की भी जनता बहुत ही भोली भाली है, ये पर अब इसको भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। इन्होंने कहा है कि अब हम लोग सब कोई जियो नेटवर्क छोड़ के BSNL में जाएंगे और BSNL को मजबूत करेंगे। तो ऐसे लोगों को लुभावने सपने दिखाती है। और यहाँ पे महंगाई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये सब जो ब्याज दर बढ़ा है, ये सब का हम लोग विरोध करते हैं। इसको बहुत जल्द कम से कम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जनता जो है सफ़र कर रही है महंगाई के चलते। तो यहाँ जनता और अब चुप बैठने वाले नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने की। मेरे साथ महिला मोर्चा की ज़िला अध्यक्ष हैं जो पूर्वी सिंहभूम की सोनी कौर दीदी, तो मैं बहन जी से बात करूंगा और कुछ सवाल है। दीदी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप चूँकि महिला हैं तो आपसे सबसे पहला सवाल मैं ये करूँगा सिस्टर कि महिलाओं की सुरक्षा जो कि भारत में हम देख रहे हैं बिल्कुल ना के बराबर है। महिलाओं पे आए दिन देख रहे हैं, लड़कियों पे, माँ बहन बेटियों पे हमले हो रहे हैं, उनकी इज्जतों पे हमले हो रहे हैं। सरकार कोई ठोस कदम उठा नहीं पा रही है या उठाना नहीं चाह रही है। क्या कारण है इसके? आप हमको थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताने की कोशिश करें। जय भीम, जय जौहर, जय सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं जिला अध्यक्ष पूर्वी की सोनी कौर जी। मेरा कहना है कि शायद लोग जितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं उस प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लेडीज़ों के लिए जिस तरह की बोली जाती है कि रात को 9 बजे भी सेफ़ हैं, 12 बजे भी, मगर मैं देख रही हूँ कि महिला दिन में भी यहाँ सेफ़ नहीं है। रात की तो बात छोड़िए, दिन दहाड़े लोग घुस जाते हैं घर में, महिलाओं के साथ गलत से गलत व्यवहार कर रहे हैं। महिलाओं के साथ बहुत सारा गलत हो रहा है, पर जिस पर कोई भी हमारी सरकार
कदम नहीं उठा रही है। महिलाओं के लिए आपकी तरफ से आप क्या महिलाओं की तरफ से आप क्या मांग रख रही हैं सरकार के पास? क्या होना चाहिए लड़कियों के लिए, माँ बहन बेटियों के लिए? ये जो कुछ कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, जो उनकी इज्जतों पे हमला रहा, किस तरह का दंड उनको मिलना चाहिए और क्या मांग है आपकी? महिलाओं के लिए सुरक्षा ऐसी होनी चाहिए कि महिलाएं अगर कहीं जाती हैं थाने में या कहीं भी अपना न्यायपालिका के लिए जाती है, तो मैं देखी हूँ कि जो ऊंचे लोग हैं, पैसे वाले हैं, वो पैसे देकर उनकी जो सच्ची बातें हैं उनको दबा दिया जाता है और झूठी बातों को उच्चता दी जाती है। ये तो बहुत ही अन्याय हो रहा है। जैसे कि मैं अपने बेटे का खुद केस लड़ रही हूँ। 2022 में मेरे बेटे के साथ बहुत बड़ी एक घटना हो गई थी। घर घुसकर मुझे रघुवर दास के बॉडीगार्ड के बेटों ने मेरे साथ इतना गलत व्यवहार किया, मेरे बेटे को भी मारा, मेरे बाल नोचे और मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया। और जो कि आज मैं उनका केस की हूँ और कोर्ट में लड़ने जाती हूँ तो वो मुझे आंखें दिखाते हैं और मेरे केस को इतना मतलब कि क्या किया जाए, पूरा केस ख़राब कर दिया गया। कोर्ट के अंदर पेपर गायब हो जा रहे हैं। मैंने लेडीज़ों के साथ किसी तरह की कोई भी सरकार अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। जब वोट लेने होते हैं तो लेडीज़ों को बहुत सारे समाधान के लिए बोला जाता है, हम तुम्हारे साथ ये करेंगे, हम तुम्हारे लिए वो करेंगे। पर जब इलेक्शन पार हो जाता है तो उसी लेडीज़ों को बालों से घसीटा जाता है, गंदी गंदी गालियाँ दी जाती हैं और आज शब्द यूज़ किए जाते हैं। पहले तो लेडीज़ों को 9 दिन की मैया पूजा में पूजा जाता है और बाद में जब उनका काम पूजा ख़त्म हो जाती है या किसी तरह का कोई सोशल मीडिया का काम होता है तो लेडीज़ को वहाँ खड़ा करके उनको सम्मानित करके दिखाया जाता है कि हम लेडीज़ को पूजते हैं। मगर लेडीज़ के लिए जो दिल से उन लोगों के लिए सम्मान है वो नहीं है। तो आप क्या बोलेंगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो सरकार का नारा है केंद्र सरकार का, ये खोखला है या खोखला दावा है या ज़मीनी हकीकत है इसकी कुछ? ये जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो बोला जाता है ये दरअसल में एक ढोंग खिला माने दिखावा है।